तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वायुसेना के अंबाला स्टेशन से अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी। राष्ट्रपति मुर्मू इससे पहले सुखोई 30 लड़ाकू विमान में भी उड़ान भर चुकी हैं। 2 अलग अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली वे पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इसे नारी सशक्तिकरण के बड़े प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति ने उड़ान भरने से पहले वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इससे पहले अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में शामिल होंगे। पीएम मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और साथ ही वैश्विक मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का विषय महासागरों का एकीकरण एक समुद्री दृष्टिकोण है। इसमें भारत के वैश्विक समुद्री केंद्र और नीली अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनने के रणनीतिक रोड मैप को प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी भारत के समुद्री अमृतकाल विजन 2047 के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया की अग्रणी समुद्री शक्तियों में शामिल करना है। बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बेगूसराय, दरभंगा और समस्तीपुर में अमित शाह रैली करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह भी आज बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह दरभंगा के हायाघाट, बाढ़ और छपरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने बिहार के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, जन जन एनडीए की विकासवादी नीतियों के साथ है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री फेस और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हमने कल जो घोषणाएं की हैं उसको हम मिलकर पूरा करेंगे। हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम करेंगे। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, जनशक्ति जनता दल की सरकार बनेगी तो हम पलायन रोकेंगे, बिहार को बेरोजगारी मुक्त बनाएंगे। वीआईपी के संस्थापक और महागठबंधन की तरफ से बिहार के उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार मुकेश सहनी ने एनडीए गठबंधन के पास अपना कोई विजन नहीं है, वे हमारे विजन की नकल कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, महागठबंधन के घोषणा पत्र में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक विशेष वर्ग और एक समाज के लिए बात करते हैं। ये बिहार के हर आवाज के लिए बात नहीं करते हैं। ये अगर वोट भी मांग रहे हैं तो उसमें भी एक विशेष वर्ग और समाज के लिए इनकी बातें झलकती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के साथ बने, इस दिशा में बिहार में हम सभी कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। बिहार की जनता एनडीए को भारी मतों से जिताएगी। भाजपा नेता योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, महागठबंधन का घोषणा पत्र झूठा है। ये झूठे वादे करने में माहिर है। वो नौकरी नहीं दे सकते, वे केवल झूठे वादे करके सरकार लाना चाहते हैं। एसआईआर के दूसरे चरण पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, ममता बनर्जी के भतीजे झूठ बोलने में उनसे आगे हैं। वे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी क्या बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस भारत विरोधी ताकतों का समर्थन करती है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस बांग्लादेशी घुसपैठियों को पूरा समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने पार्टी के आधिकारिक कार्यक्रम में बांग्लादेश के राष्ट्रीय एंथम को गाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित साइबर जागरूकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, डिजिटल पेमेंट में भारत ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन हमें साइबर अपराधों को भी रोकना होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं। सीएम धामी का सीमावर्ती क्षेत्र मिलम पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। सीएम धामी ने मनुस्यारी में आईटीबीपी के जवानों के संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सीमा पर तैनात देश के प्रहरी जवानों का हौसला बढ़ाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुनस्यारी में लोगों से बातचीत की, उनका हालचाल पूछा और सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक और जन कल्याणकारी योजनाओं पर फीडबैक लिया। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी कि भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 23वीं बैठक 25 अक्टूबर को सुशेल मोल्दो बॉर्डर मीटिंग प्वाइंट पर हुई। वार्ता मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण हुई।
चक्रवाती तूफान मोंथा धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। ये भीषण चक्रवाती तूफान अब चक्रवात में तब्दील हो गया है और अगले 6 घंटों में इसको और कमजोर होकर गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। हैदराबाद में भी चक्रवात मोंथा का असर देखने को मिला। तेज हवाओं और बदलते मौसम के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना में चक्रवात मोंथा के प्रभाव के कारण महबूब नगर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। गुंटूर में चक्रवात का असर दिखा। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ गिरे। स्थिति को देखते हुए गुंटूर नगर निगम अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की और सड़कों से पेड़ हटाकर रास्तों को साफ किया ताकि यातायात सुचारू रूप से जारी रह सके। चक्रवात मोंथा के मद्देनजर मलकानगिरी जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती गई तथा 15 दिनों के भीतर प्रसव कराने वाली महिलाओं को 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्थित प्रसव प्रतीक्षालय में स्थानांतरित किया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और संसदीय कार्य और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी शामिल होंगे। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग पर दिल्ली पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, आईएमडी के मुताबिक अभी तक भी 10 से 15% नमी है और अलगा ट्रायल 20 से 25% पर होगा। आईएमडी के मुताबिक उम्मीद है कि शाम 4 बजे के बाद नमी बढ़ेगी, इसके बाद फिर से ट्रायल होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 नवंबर को मलेशिया के कोलालमपुर में 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भाग लेंगे। वे एडीएमएम प्लस के 15 वर्षों पर चिंतन और भविष्य की रूपरेखा विषय पर आयोजित मंच को संबोधित करेंगे। साइप्रस गणराज्य के विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोस आज से भारत के दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के ब्रसेल्स दौरे के साथ ही भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए को लेकर बातचीत अब अगले पड़ाव पर पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक से मुलाकात की और व्यापक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की। बैठक के बाद पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते को लेकर लंबित मुद्दे अब काफी हद तक सुलझ चुके हैं। बेंगलुरु में 6 से 8 नवंबर तक 7वें इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2025 का आयोजन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। सलाहकार बोर्ड आईएमएस 2025 के सदस्य सुनील देवधर ने कहा कि एमएसएमई के बीच उत्साह स्पष्ट रूप से भारत की विनिर्माण तैयारियों और वैश्विक रक्षा और एरोस्पेस आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकरण की दिशा में एक मजबूत प्रयास को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना 2 नवंबर को सेको आईएएफ मैराथन 2025 का आयोजन करने जा रही है, जिसमें हाफ मैराथन 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल होगी। ये आयोजन फिटनेस, देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को एक साथ जोड़ने वाला प्रतीक होगा। भारतीय नौसेना 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करेगी। ये आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित शांगमुखम बीच पर होगा, जिसमें नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ने कोच्चि से लगभग 1500 किलोमीटर पश्चिम स्थित ईरानी फिशिंग नौका अल ओवैस से एक गंभीर रूप से घायल मछुआरे को सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। यह अभियान तब शुरू हुआ जब समुद्री बचाव समन्वय केंद्र मुंबई को एमआरसीसी चाबहार ईरान से ईरानी मछली पकड़ने वाली नौका अब अल ओवैस में एक चिकित्सा आपात स्थिति और इंजन की खराबी के बारे में सूचना मिली। नौका में चालक दल के 5 सदस्य थे। बेलारूस के मिन्स्क में आयोजित तीसरे यूरो एशियन सुरक्षा सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्रालय के पश्चिम सचिव सीबी जॉर्ज ने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर सीमा पार आतंकवाद का सामना करना होगा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। वो G20 संस्कृति मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए डरबन पहुंचे। भारत के उच्चायुक्त प्रभात कुमार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दिवाली में रिकॉर्ड खरीदारी के बाद छठ पर्व में भी देश भर में 50,000 करोड़ से अधिक का व्यापार हुआ। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास है जो सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है। आज भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बढ़त के साथ खुला। सुबह के कारोबार में निफ्टी, मेटल, आईटी, पीएसयू, बैंक, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर्स में खरीदारी देखी जा रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार सितंबर 2025 तक पिछले 12 महीनों में 25.45 टन बढ़कर 880 टन हुआ।
सोने और चांदी में गिरावट का दौर जारी है। सोने की कीमत 1.18 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंची। वहीं चांदी की कीमत 3,135 रुपए घटकर 1,41,896 रुपए प्रति किलो पहुंची। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मानसून के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ के प्रभावित लोगों को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने के लिए नागालैंड को 20 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 सालों में भारत के सर्विसेज सेक्टर ने अकेले 4 करोड़ नई नौकरियां पैदा की। रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि सेक्टर अब देश का सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर बनकर उभरा है। रिपोर्ट के अनुसार आज भारत में लगभग 18.8 करोड़ लोग सीधे तौर पर सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो न केवल देश की कुल अर्थव्यवस्था में आधे से ज्यादा का योगदान देते हैं, बल्कि इसने कोविड-19 के दौर में भी अपना मजबूती बनाए रखी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान 5.0 को लेकर एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि 2 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान में पहले 3 सप्ताह के आंकड़े बताते हैं कि अब तक स्क्रैप के निपटान से 387 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि अपशिष्ट से धन इस साल के विशेष स्वच्छता अभियान का अगला पड़ाव है। मंत्रालयों और राज्य सरकारों को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और साझा करने की सलाह दी गई। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति फिलहाल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और किसी एक स्रोत में बाधा आने पर वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग भी मौजूद है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और पिछले वित्त वर्ष में 50 से अधिक देशों को $45 अरब से अधिक मूल्य का परिष्कृत तेल निर्यात किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का वार्षिक राजस्व 2 वर्षों के भीतर बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है, जो कि वर्तमान में 55,000 करोड़ रुपए है। नितिन गडकरी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जन केंद्रित होना चाहिए, जिससे नागरिकों को आराम और सुविधा सुनिश्चित हो। इसके लिए देश भर में 670 सड़कों के किनारे सुविधाएं विकसित की गई हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने मोबाइल फोन पर आने वाली कॉल में कॉलर असली नाम दिखाई देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे अब कोई भी कॉलर किसी व्यक्ति को फोन करके उसके साथ नाम और पहचान छुपाने जैसी धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में यात्री विमान SJ-100 के उत्पादन के लिए रूस की पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2025-26 में भारत का कुल मत्स्य संपदा का उत्पादन 102 लाख टन से बढ़कर 195 लाख टन तक पहुंच गया है। वहीं घरेलू उत्पादन 67 लाख टन से बढ़कर 147 लाख टन हुआ। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 43.89 करोड़ रुपए का लाभांश दिया। भारत का हाईवे टोल राजस्व इस साल जनवरी-सितंबर अवधि में सालाना आधार पर 16% बढ़कर 49,193 करोड़ रुपए हुआ। सितंबर में भारत के औद्योगिक उत्पादन में 4% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं एनओसी ने अगस्त 2025 के IIP आंकड़ों को संशोधित करते हुए वृद्धि दर 4% से बढ़ाकर 4.1% की। सरकार ने नवीनतम तेल और गैस ब्लॉक नीलामी OALP एक्ट के तहत बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि दूसरी बार बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 की। भारत सरकार ने एक नीलामी के माध्यम से कुल 32,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए 4 दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री की घोषणा की। वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही के दौरान अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की आय सालाना आधार पर 26% बढ़कर 6,088 करोड़ रुपए हो गई है। इस दौरान एनर्जी की बिक्री 39% बढ़कर 19,569 मिलियन यूनिट्स हो गई है। सितंबर तिमाही में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का एकीकृत शुद्ध मुनाफा 45% बढ़कर 566 करोड़ रुपए हुआ। ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी निवेश 2025 की तीसरी तिमाही के अंत तक $1.5 ट्रिलियन दर्ज किया गया। घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच इस साल 89 कंपनियों ने IPO बाजार में 1.25 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। इनमें से अकेले अक्टूबर में 12 कंपनियों ने 38,300 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण कोरिया में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग CEO शिखर सम्मेलन में शामिल होने दक्षिण कोरिया पहुंचे। इसके बाद ट्रंप दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जेम्यूंग से भी मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज APEC शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण कोरिया पहुंचे।
इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी पर जोरदार हवाई हमले किए, जिनमें कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। ये हमला तब हुआ जब इजरायल ने फलस्तीनी संगठन हमास पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल रक्षा बलों IDF की गाजा पट्टी में तत्काल और शक्तिशाली हमले करने का आदेश दिया। इसे इजरायल ने हमास द्वारा बार बार संघर्ष विराम उल्लंघन के जवाब में किया जाना बताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा में हुए घातक इजरायली हमलों के बाद अमेरिकी समर्थित युद्ध विराम के खतरे में पड़ने का कोई खतरा नहीं है। मध्य वियतनाम में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लापता। कैटेगरी 5 का भीषण तूफान मेलिसा जमैका के दक्षिण पश्चिमी तट न्यू होप के पास टकराया। अमेरिकी राष्ट्रपति तूफान केंद्र के मुताबिक तूफान के समय हवाओं की रफ्तार करीब 295 किलोमीटर प्रति घंटा थी। प्रशासन ने इसे जमैका के 174 साल के इतिहास का सबसे शक्तिशाली तूफान बताया। मेलिसा तूफान ने जमैका में भारी तबाही मचाई। अधिकारियों ने लोगों से घरों में रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक पुलिस अभियान में कम से कम 64 लोगों की मौत हो गई। यह अभियान शहर में COP30 से संबंधित वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी से कुछ दिन पहले एक बड़े गिरोह को निशाना बनाकर चलाया गया। रियो के गवर्नर क्लाउडियो क्रास्टो के अनुसार मृतकों में 4 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गिरोह के सदस्यों ने जवाबी कार्रवाई में पुलिस को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को आक्रमण के बहाने इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि कैरिबियन और प्रशांत क्षेत्र में हाल के हमले मादक पदार्थों से निपटने के बजाय लैटिन अमेरिकी तेल पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से प्रतीत होते हैं। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव ने मॉस्को में सीरियाई रक्षा मंत्री मुरहाफ अबू कसरा के साथ वार्ता की। लीबिया की राजधानी त्रिपोली के पश्चिम में एक नाव के पलटने से मारे गए कम से कम 18 प्रवासियों के शव बरामद। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को खत्म करने के लिए इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता बिना किसी ठोस समाधान के समाप्त। फ्रांस की राजधानी पेरिस में छठ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय दूतावास से मुख्य अतिथि नवीन कुमार अपने परिवार के साथ शामिल हुए और एयर कमांडोर माधव रंगाचारी की पत्नी सुनीता ने भी हिस्सा लिया। वनडे सीरीज के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैच की सीरीज का आगाज आज से हो रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले T20 मैच के लिए भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:45 पर टॉस होगा। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। भारत ने 20 बार ऑस्ट्रेलिया को T20 में हराया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 11 बार हराया। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल का ये मुकाबला गुवाहाटी में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रमुख युवा सहभागिता पहल मेरा युवा भारत ने 2 करोड़ से अधिक पंजीकरणों को पार करके नई उपलब्धि हासिल की। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने युवा सहभागिता पहल और मेरा युवा भारत कार्यक्रम में युवाओं की बढ़ती सहभागिता पर खुशी जताई और इसे राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण बताया। भारतीय मुक्केबाजों का युवा एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन जारी है। 6 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर देश के लिए पदक पक्के किए। एशियाई युवा खेलों में मुक्केबाजी के पुरुष वर्ग में अनंत देशमुख ने सेमीफाइनल में जगह बनाने के साथ देश के लिए एक कांस्य पदक पक्का किया। भारत की 15 वर्षीय खुशी चंद ने मंगोलिया के अल्तांग दास को 5-0 से हराकर लड़कियों के 46 किलोग्राम वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले में जगह पक्की कर ली। मुक्केबाज चंद्रिका पुजारी ने 54 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की अपनी प्रतिद्वंदी को 5-0 से हराकर जीत हासिल की। मुक्केबाज हरनूर कौर ने 66 किलोग्राम भार वर्ग में चीनी ताइपे को हराया, जबकि अंशिका ने चीन को एक और क्लीन स्वीप में हराया। MS धोनी की क्रिकेटर बनने की यात्रा पर बनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ने एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को फिर से क्रिकेट में वापसी के लिए प्रेरित किया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम में जगह बनाने वाले उस्मान तारिक ने कहा कि उन्होंने स्थानीय सर्किट में खेलने के बाद खेल छोड़ दिया था, लेकिन धोनी पर बनी फिल्म ने उन्हें फिर से क्रिकेट में वापसी के लिए प्रेरित किया। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।